नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम यादों के झरोकों में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं क्षेत्रीय समाचार एकांश आरएनयू ऑल इंडिया रेडियो पोर्ट ब्लेयर के पूर्व संयुक्त निदेशक दुर्ग विजय सिंह दीप से। दीप जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो दीप जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मीडिया के साथ साथ आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं, तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपकी कुछ कविता की कुछ पंक्तियां सुनना चाहेंगे। कुछ शेर मैं प्रस्तुत करता हूँ, लीजिए सुनिए। जी। जब कभी खुद से मुलाकात होती है, जब कभी खुद से मुलाकात होती है, सच मानिए तभी सही बात होती है, सच मानिए तभी सही बात होती है। जिसके दामन में है फूल और कांटे भी, जिसके दामन में है फूल और कांटे भी, उसी के घर खुशियों की बरसात होती है, उसी के घर खुशियों की बरसात होती है। औरों का उजाला जिन्हें अच्छा नहीं लगता, औरों का उजाला जिन्हें अच्छा नहीं लगता, उनके आंगन में हमेशा घनी रात होती है, उनके आंगन में हमेशा घनी रात होती है। दिल की धड़कन में हो ईद और रमज़ान सांसों में, दिल की धड़कन में हो ईद और रमज़ान सांसों में, उनके कदमों में सारी कायनात होती है, उनके कदमों में सारी कायनात होती है। लो ए दिलवर में लवलीन हो जाना, लो ए दिलबर में लवलीन हो जाना, किसी किसी पे ही ये करामात होती है, किसी किसी पे ही ये करामात होती है। किसे खरा कहे दीप और किसको खोटा, खुदा के बंदों की एक ही जमात होती है, खुदा के बंदों की एक ही जमात होती है। जी, बहुत खूब दीप जी। तो इस कविता के साथ हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म 1956 में जी पूर्वी यूपी के आजमगढ़ जिले में हुआ, जो अब मऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जी। और मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं हुई और 10वीं तक हमने शिक्षा अपने गांव के पास ही इंटर कॉलेज में की। जी। और 1970 में 10वीं करने के बाद हम आगरा आ गए और उसके बाद बाकी की शिक्षा हमारी आगरा में हुई। आगरा में। तो और दीप जी, आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम लोग 4 भाई हैं। जी। और मैं सबसे बड़ा हूँ। हमारी 3 बहनें हमसे बड़ी थीं, जिनमें से 2 बड़ी बहनों और एक छोटी बहन की डेथ हो चुकी है, एक बहन जिंदा है और 2 भाई इस समय गांव में हैं। एक आगरा से सेवानिवृत्त होकर के वो भी गांव में है और एक छोटा भाई झांसी में दैनिक जागरण में उपसंपादक है। अच्छा। और बाकी हमारी पत्नी हैं, आगरा में केंद्रीय विद्यालय में सेवारत हैं। जी। 2 बेटे हैं। जी। दोनों डिफेंस में हैं और इस तरह से हमारा ये परिवार है। जी। तो दीप जी, हम आपकी कॉलेज की शिक्षा के बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस विषय में आपने। मैंने बड़ा ही एक ऐसा है कि मैं साइंस का विद्यार्थी था। जी। और पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, इसलिए हमने बीएससी किया, बीएससी बायोलॉजी से आगरा कॉलेज से। जी। और उसके बाद पूरी तैयारी करके हम पीएमटी के प्रवेश एग्जामिनेशन में बैठे, लेकिन हम सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो हमने फिर अपना जो दिशा थी उसको बदला और साहित्य से थोड़ा शुरू से ही हमें लगाव था। साइंस का विद्यार्थी होने के बाद भी मैं 8वीं कक्षा से ही कविताएं लिखता था, तो इसलिए फिर हमने पत्रकारिता करने की सोची। जी। और 1977 की बात है, मैंने अखबार के ऑफिस में जाकर के पत्रकारिता, अखबार कैसे समाचार लिखते हैं, संपादक जी से एक मुलाकात की, उन्होंने अलाउ किया और मैंने सीखना शुरू किया। जी। उसी दौरान 1 साल के बाद मैंने जयपुर विश्वविद्यालय से पत्राचार माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म किया और डिप्लोमा करने के बाद उसी अखबार में
मुझे सिटी रिपोर्टर का जॉब मिला। तो आगरा में मैंने फिर सिटी रिपोर्टर नगर संवाददाता का कार्य किया। उस जमाने में पैसा बहुत कम मिलता था और मुझे 150 रुपये मिलते थे प्रूफ रीडर का ग्रेड, और उस 150 रुपये में हम 12 घंटे सेवाएं देते थे, सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक, जिसमें 50 किलोमीटर हम रोज साइकिल चलाते थे। थाने थाने, पोस्टमार्टम, इमरजेंसी, हर जगह जाकर के समाचारों का संकलन करना, उसके बाद ऑफिस पहुंचना, उन समाचारों को लिखना। जब वो कंपोज हो जाते थे तो पूरे अखबार का प्रूफ पढ़ना, और शाम को जब 7 बजे अखबार छप जाता था तब हमें छुट्टी मिलती थी और हम फिर घर लौटते थे। तो ये 2 साल तक ये संघर्ष का जीवन रहा जी। लेकिन चूंकि अखबार आगरा का स्थानीय था, लेकिन था बहुत पुराना, टाइटल बहुत नामी, कृष्णदत्त पालीवाल नेहरू जी के साथी थे, उनका अखबार था। दैनिक सैनिक नाम से वो समाचार पत्र था, तो उसका नाम बहुत था। तो उस अखबार में रह करके हमें सीखने का, पत्रकारिता के सारे गुर हमें संपादक जी ने सिखाए, और वहाँ एक छोटा अखबार होने के हर पद पर हमको काम करने का मौका मिला। संपादकीय छुट्टी चले जाते थे तो मैं संपादक का कार्य करता था, संपादकीय लिखना, रिपोर्ट लिखना, फीचर लिखना, तो सब काम सीखने में बहुत सुविधा हुई उस छोटे से अखबार होने के कारण। और इस तरीके से मैं साथ में प्राइवेट एमए इकोनॉमिक्स से फॉर्म भी भर दिया था। उसी दौरान हमने प्राइवेट एमए इकोनॉमिक्स भी पास कर लिया, और उसके बाद 1981 में भारतीय सेवा सूचना, जो हमारी सेवाएं हैं जी, उसका यूपीएससी से एडवर्टाइजमेंट निकला जी जी, और हमने उसमें अप्लाई किया, और उसके बाद लिखित परीक्षा हुई, पास हुए हम। और उसके बाद साक्षात्कार के लिए जो आकाशवाणी के आगरा में संवाददाता थे मिस्टर मसूद अहमद, अभी भी जिंदा हैं रावत, उन्होंने मुझे गाइड किया कि कैसे यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया जाता है जी। और उनके सुझाव से, उनके परामर्श से मैंने इंटरव्यू को क्वालिफाई किया, और 1983 में 11 नवंबर 1983 को भारतीय सेवा सूचना में मैं उप संपादक के पद पर दिल्ली के प्रकाशन विभाग में मैंने सेवा ज्वाइन की जी। और 3.5 साल तक मैं योजना जो पत्रिका है उसमें मैं उप संपादक रहा, और उसके बाद पहला प्रमोशन होने के बाद हम आकाशवाणी से जुड़े। अच्छा, तो दीप जी, आपके हिसाब से पत्रकारिता से जुड़ने के लिए क्या इंसान में क्या खूबी होनी चाहिए? पत्रकारिता, अब हम आजकल के समय की तो बात नहीं करता जी, लेकिन हमने जब पत्रकारिता शुरू की तो बहुत संघर्ष का समय था। अखबारों में नहीं मिलता था पैसा, और पैसा जब मिलता था वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता था, तो बड़े धैर्य की जरूरत थी। जिन लोगों ने धैर्य के साथ यात्रा शुरू की वो अच्छे मुकाम तक पहुंचे। जी। जिन्होंने समझौता नहीं किया ईमानदारी के साथ तो उनको मिला, लेकिन जिन लोगों ने, जैसे अब हम सिटी रिपोर्टर थे तो हम सुविधा भोग के चक्कर में नहीं पड़े, और नतीजा ये हुआ कि ऊपर वाले ने जो मैंने सोचा था, ये बहुत कम लोग होते हैं कि पत्रकारिता को अपनाते हुए सोचा कि जीवन में पत्रकारिता करनी है, और भारत सरकार में भी उनको पत्रकारिता के यही क्षेत्र में जॉब मिला। ये मैं उन किस्मत वालों में से हूँ। और चुनौतियां होती हैं और उसमें समझौता नहीं करना चाहिए, और आप अगर ईमानदारी से चलते हैं तो आपकी कदर होती है और बढ़ने का मौका मिलता है। तो पहले तो ये है कि आपको भाषा, जिस भाषा में भी पत्रकारिता करते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, निर्भीकता, आप डरें नहीं जी। और सवाल करने से न डरें। आप बहुत होगा, आपका जवाब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, तो उसमें घबराना नहीं है। और सबसे बड़ी जो चुनौती आती है ग्रामीण क्षेत्रों की पत्रकारिता में, चूंकि मैं आगरा में था तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे रिपोर्टिंग का मौका मिला। तो ग्रामीण क्षेत्रों
की जो चुनौती है कि आपको वहाँ सुविधा नहीं है। आप कोई कवरेज करने जाते हैं, किसी मान लीजिए कोई अपराध हो गया है, किसी गांव में डकैती हो गई है, उसके परिवार से आप मिल रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपको बैठने के लिए कुर्सी नहीं है या क्या है। आप गए और अगर वहाँ की लेडीज से या जिससे भी बात करनी है, धड़ाम से आप जमीन पर बैठ जाइए और उनसे बातचीत करिए, सहृदयता से बात करिए और अपना काम करते रहिए। दिमाग में देखिए, पत्रकारिता में लिखने से ज्यादा याद करना होता है। आप जो बात कर रहे हैं आपके दिमाग में वो टेप हो जानी चाहिए, फिर बाद में उसको आपको आके लिखना है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपको रात हो गई और अब वहाँ ठहरने का कोई स्थान नहीं है, किसी ग्रामीण ने दे दिया तो ठीक है, और अगर रुकना बहुत जरूरी है तो ऐसे मौके आते हैं। तो जो खलिहान होता है वहाँ धान के डंठल होते हैं, पुआल होता है, आप धान के पुआल के डंठल में घुस के रात व्यतीत कर लीजिए, तब आप पत्रकारिता कर पाएंगे। अच्छा। ये प्रश्न हमसे यूपीएससी में भी पूछा गया था। अच्छा। और मैंने यही जवाब दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में पत्रकारिता करते समय पत्रकार को एयर कंडीशन कार की आदत नहीं होनी चाहिए कि उसको कार मिलेगी तभी जाएगा। अब आज का युग तो बदल गया है, नहीं कह सकते। तो हम लोगों के ज़माने में ये चुनौतियाँ थीं जी, और उसको हमने बखूबी फेस किया जी, और उसका परिणाम मिला जी। तो दीप जी, जैसा हम जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इस वक्त में पत्रकार की क्या रोल है? आजकल पत्रकारिता की जो चुनौतियां हैं पहले से ज़्यादा टेढ़ी हैं जी, क्योंकि देखिए पत्रकारिता में व्यवसायीकरण प्रवेश कर गया है। बड़े बड़े घराने इस क्षेत्र में उतर गए हैं। अब एक पत्रकार को जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप भी कार्य करना है और दूसरी तरफ अपने मालिकान को, अपने प्रबंध तंत्र को भी संतुष्ट रखना है। तो बहुत टेढ़ा काम है। हम लोगों के जमाने में इतना हस्तक्षेप नहीं था, लेकिन आज के जमाने में भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं और अच्छे पत्रकार हैं जो समझौता नहीं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चैनलों में पत्रकार बदल जाते हैं, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, दबाव के कारण उनको हटा दिया जाता है, लेकिन वो नहीं झुकते हैं। और कुछ लोग हैं समझौता करके रहते हैं। तो हर तरह के लोग हैं, चुनौतियां हैं, और ज्ञान का जो दायरा है बहुत बढ़ गया है। डिजिटल युग आ जाने से, हम लोगों के जमाने में तो ये नहीं था, हाथ से लिखते थे जी। आज के जमाने में डिजिटल युग में तो आपको पूरा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आप स्पॉट रिपोर्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अब तो हवाई जहाज में से भी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अब पत्रकारों को पैसा अच्छा मिलता है जी, उनको जॉब की सिक्योरिटी है, और जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया का, मैं कहना चाहूँगा प्रिंट मीडिया के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये कंप्यूटर और इनके आने के बाद चुनौती तो आई है, लेकिन फिर भी जो अखबार छप रहे हैं उनकी भूमिका को हम कम नहीं कर सकते जी। और प्रिंट मीडिया का अपना एक महत्व है, उसमें छपे समाचार जब कभी जरूरत होती है तो वही सबूत के रूप में पेश किए जाते हैं। आप उनके कटिंग रख सकते हैं, उनका दस्तावेज बना सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया का अपना महत्व है, और अखबार पढ़ने की आदत तो हम लोगों को शुरू थी और आज भी है जी। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम लोग समाचार पत्र ही पढ़ते हैं। तो दीप जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे आकाशवाणी के सफ़र के बारे में कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसा चला। दीपिका जी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1981 में जब हमने ज्वाइन किया जी भारतीय सेवा सूचना, तो 3 साल के बाद मैं योजना भवन में बैठता था पहले, और वो योजना में प्रमोशन के बाद आकाशवाणी भवन में हमें समाचार सेवा प्रभाग में हम सहायक समाचार संपादक के रूप में जुड़े जी। 1 साल हमने काम किया था कि तभी आगरा में संवाददाता की पोस्ट खाली हुई। अब चूंकि मैं आगरा से ही गया था, तो हमारी जो कलीग थी, एक मैडम थी मंजुला, उन्होंने कहा कि अरे दीप, आगरा में जगह खाली है, तू क्यों नहीं चला जाता। तो हमने कहा मुझे यहाँ भी तो अच्छा। बोले नहीं, डीजी साहब ढूंढ रहे हैं, जरा उनसे मिल लो। मैं जगह, हमने कहा सर आगरा में कोई नहीं जाना चाहता है, तुम आप मुझे भेज दो, मैं चला जाऊँगा। बोला तू जाएगा? हमने कहा हाँ। तो बोला तुम क्यों जाना चाहते हो? हमने कहा कि मैं तो वहीं से सीखा है, मैंने पत्रकारिता के गाँव गाँव को जानता हूँ।
और हमने कहा दूसरा, मेरी शादी भी हुई है, हमारी श्रीमती जी भी वहीं की, मेरे ससुराल है आगरा में। बोले चलो। 15वें दिन मेरा आदेश हो गया और मैं पहली पोस्टिंग संवाददाता के रूप में आगरा गया। और आगरा में मैंने 2 साल सेवाएं की और बहुत अच्छा लगा। पहली बार आकाशवाणी की तरफ से मैं रिपोर्टिंग करता था, तो उसमें हम लोगों को लैंडलाइन टेलीफोन मिलता था और समाचार लिख करके फिर हम टेलीफोन पर डिक्टेट कराते थे न्यूज़ रूम में और वहाँ से वो ब्रॉडकास्ट होता था। तो आगरा से हम नेशनल चैनल दिल्ली को देते थे न्यूज़ और उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक समाचार को देते थे। इस तरह से आकाशवाणी की यात्रा शुरू हुई और 2 साल के बाद हमारे मुख्यालय ने कहा कि आगरा की पोस्ट एबॉलिश होने जा रही है। संवाददाता की इंडिपेंडेंट पोस्ट थी, तो बोलो तुम कहाँ जाना चाहोगे। तो आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर में हमारे कलीग अशोक सिन्हा जी सहायक संपादक थे, वो बार बार मेरे को फ़ोन करते थे, दीप बहुत अच्छी जगह है, आ जाओ आ जाओ। हमने कहा अच्छा ठीक है। मैंने मिसेस से कहा कि फिर चलते हैं पोर्ट ब्लेयर, और मैंने दिल्ली को बताया कि आप मेरा ट्रांसफ़र अंडमान निकोबार कर दीजिए। तो बड़े चौंके, बोले जाएगा? हमने कहा बिल्कुल। और इस तरह से मेरी पोस्टिंग हुई और 1990 में अगस्त माह में मैं वहाँ से चला और कई चीज़ें पहली बार मेरे लाइफ में हुई। जैसे मैंने समुद्री यात्रा उससे पहले नहीं की थी, तो कलकत्ता से हर्षवर्धन से हमारी पहली समुद्री यात्रा हुई जी। मेरा बेटा था मेरे साथ 3 साल का। वो जहाज की खिड़कियों में बैठ करके लगातार समुद्र को देखता रहता था कि मछली कूदेगी तो देखूंगा। 3 दिन 3 रात के बाद हम यहाँ पहुँचे और जैसे ही पोर्ट ब्लेयर में हम उतरे तो सचमुच जीवन का एक अलग अनुभव था। ऐसी जगह हमने कभी देखी नहीं थी। जिस तरह की बनावट, पहाड़ी और हरियाली, और गाड़ी में जब बैठ करके हम आए तो हमने लगा कि हम कहाँ पहुँच गए। और आकाशवाणी में यहाँ पहुँचे, हमने ज्वाइन किया, हमारे साथी थे, सारी व्यवस्था की और उसके बाद हमने अपना यहाँ काम शुरू किया। और 3 साल तक काफ़ी, हम 3 साल में काफ़ी सीख गए। वैसे 3 साल का ही टर्म होता है, लेकिन यहाँ कोई आना नहीं चाहता था तो मैं कंटिन्यू करता गया और संवाददाता के पद पर मैं रहा और 2000 तक हमने यहाँ अपनी सेवाएं दी। और यहाँ जो आपने जैसा कि सवाल किया कि आकाशवाणी की सेवा के बारे में आप बताएं, तो मुख्य भूमि और यहाँ अंडमान निकोबार की आकाशवाणी की सेवा में जमीन आसमान का अंतर था। वहाँ जो समाचार होते थे उनकी परिभाषा में अगर हम देखें तो अंडमान निकोबार में जो हम समाचार प्रसारित करते थे वो समाचार नहीं होते थे, वो सूचनाएं होती थी जी। लेकिन यहाँ की जो जीवन रेखा है, लाइफ लाइन आकाशवाणी थी और हर चीज़ के लिए लोग यहाँ निर्भर थे। तो इसलिए हम जहाज के छूटने और आने के समाचार को भी हेडलाइन में देते थे और लोग इंतजार करते थे। इसके अलावा त्योहारों पर जिस रोजा जब शुरू होता था, चांद दिखने को भी हम हेडलाइन में देते थे। ईद के समाचार को हम हेडलाइन में देते थे, दुर्गा पूजा के समाचार को हेडलाइन में देते थे। तो इस तरह से हमारे दिल्ली ने इसको सराहा, क्योंकि हमारे डीजी साहब जब आए, उन्होंने जब सुना हमारे बुलेटिन को, 3 दिन तक सुनने के बाद जब मीटिंग ली तो बोले कि मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सही सेवा कर रहे हैं। बोले वो समाचार क्या जो सेवा न करे, तो इसलिए आप मुख्य भूमि से तुलना मत करिए, आप लोग यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। और इस तरीके से हमने अपना कार्य किया। इसमें जो सबसे रोमांचकारी जो अनुभव रहा वो रहा जारवा एक्सपीडिशन के साथ रिपोर्टिंग करने का। अच्छा। 1991 में प्रशासन का दल जाता था जारवा और सेंटिनरी से संपर्क अभियान में, तो पहली बार आकाशवाणी की तरफ से मेरा नाम उसमें शामिल किया गया। मैं उस टीम में शामिल हुआ और डायरेक्टर और आदि साहब थे, उन्होंने बुला करके हमको ट्रेनिंग दी कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो बोले कि ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं जी। और जैसे वो इशारा करते हैं उसी तरह से आपको बिहेव करना है और आपको हाफ पैंट में चलना है, सारे कपड़े उतार के जहाज में रख देना है
और उस जो जारवाओं से आप उनकी भाषा नहीं समझेंगे, इशारे से बात करना है। एक शब्द को वो लोग समझते हैं, उन्हीं का है, आप उसको याद कर लीजिए। वो दोस्त को मिलाले बोलते हैं। तो जब भी आपसे वो बात करें तो आप उनकी पीठ थपथपा दीजिए मिलाले बोल करके, तो वो समझेंगे कि ये दोस्ती के लायक है। अच्छा। और पहली बार जब हम जारवा एक्सपीडिशन में गए और जब उतरे तो वो अनुभव अद्वितीय था। तार मुगली जहाज एंकर हुआ समुद्र के बीच, और उसके बाद जो जीवन नौकाएं हैं उसमें नारियल और कोकोनट और मूरी के पैकेट रखे गए, केला कच्चे रखे गए, और 3 जहाज़ों में सबसे आगे हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल रंजीत सिंह दयाल, उसके बाद प्रशासन के लोग थे, और हम लोग उसमें सवार होकर के समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो जारवाओं का दल दौड़ते हुए आया और हमारी सारी नौकाओं पर वो लोग टूट पड़े लूटने के लिए कि किसको कितना मिलता है। अच्छा। हम लोग उतर के एक तरफ खड़े हो गए और सब लोग इकट्ठा जब कर लिए तो हम लोग खड़े खड़े थे, तो एक जारवा महिला वो बोरे में भर करके बस्ते में नारियल अब वो उठा रही थी, उससे उठ नहीं रहा था। तो मेरे को इशारा करके मिला ले। मैं दौड़ के गया, उसने इशारा किया कि इसको उठा के वहाँ पहुँचाओ जंगल में। तो एक तरफ उसने पकड़ा, एक तरफ मैं जब चलना शुरू किया तो भारी था, उससे चला नहीं जाता था रेत में। तो मैंने कहा कि वो इशारा किया, हमने कहा मिला ले आप हटो, और मैंने पूरे बोरे को उठाया अपने सिर पर रखा और ले करके जब मैं चल दिया तो पता नहीं अपनी आवाज़ में बोली, और सारे जारवा खड़ा होकर के ताली बजाने लगे कि ये तो उठा करके लेके जा रहे हैं जी। और उसका नतीजा हुआ कि पहले एक्सपेडिशन में मैं जारवा दल का सबसे प्रिय दोस्त बन गया। उसके बाद उसका हस्बैंड आया, अपने बच्चों का परिचय कराया, मुझको लेकर के जगह जगह घूमा। अच्छा, उनका क्या है कि बहुत लगाव हो जाता है, तो जो नारियल खाते हैं, केला खाते हैं, उसका आधा कच्चा जूठा आपको दे देंगे। तो हम लोगों को हिदायत थी कि नहीं खाना है, और आप लिए रहिए, एक्टिंग करिए खाने का, और मौका पा करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो नमक नहीं खाते थे तो जहरीले हो जाते हैं। हमने किया, और उसके बाद तो कई एक्सपेडिशन में हम गए, और उतरते ही वो देखते थे मेरे को कि अच्छा ये आ गया, तो दौड़ करके खींचते थे कि तुम मेरा सामान उठाओ। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं खड़ा था, एक जारवा, उसके 3 महीने का बच्चा था, सामान जब लेने को उसको हुआ तो गोद में मेरे को बच्चे को दे दिया, चली गई, और जाकर सामान उसने लिया, बच्चे को मैं लिए रहा। तो ये अनुभव रहा जारवाओं के साथ। 7 एक्सपीडिशन में मैं गया उनके साथ, और उसका जो कवरेज का जो तरीका था वो यूनिक था। पहले 3 दिन के बाद समाचार आकाशवाणी से जाता था एक्सपीडिशन दल के वापस आने के बाद, लेकिन हमने जहाज पर वापस जाते ही न्यूज़ बनाना और जहाज के कैप्टन से बात करके हम उनको समाचार देते थे। वो डायरेक्टरेट में जहाजरानी सेवा निदेशालय में वो तुरंत भेजते थे जी। और जहाजरानी सेवा निदेशालय हमारे न्यूज़ रूम में लिखा देता था। यहाँ प्रादेशिक में जाने के बाद जो मुरली प्रसाद सिन्हा थे हमारे समाचार वाचक, वो उसको टेलीफोन से दिल्ली ले देते थे। तो उसी दिन, जिस दिन हमारा संपर्क होता था, उसी दिन नेशनल हुकअप पर भी ये समाचार प्रसारित होने लगे। ये पहली बार हुआ था, इससे यहाँ का प्रशासन भी बहुत खुश होता था। अखबारों में तो यहाँ बहुत दिन के बाद छपता था। उसके बाद जो दूसरा इसमें रोमांचक है, सेंटिनली से संपर्क। 91 के एंड में मिस्टर अवरादी साहब ने सबसे पहले सेंटिनली से संपर्क किया नारियल दे करके। अकेले थे वो डॉक्टर। उसके बाद चले आए। उसके बाद दूसरे दल में रंजीत सिंह दयाल के साथ हम भी गए, और उस दल में हम शामिल थे। हम लोग नारियल बस्तों में बांध करके और जहाज पर लेकर के उनके सेंटिनल द्वीप के आसपास पहुंचे, और करीब 200 मीटर दूर समुद्र में हम लोग रुक गए। वो लोग पानी में धीरे धीरे घुसे, हमारे पास आए। हम लोग बोट से उतरे, और एक एक सदस्य हम लोगों ने एक एक बस्ते उनको पकड़ाया,
उन्होंने लिया, लेकिन लेने के बाद थोड़ा दूर जाने के बाद कहते हैं अब आप जाओ। अच्छा। मतलब आगे हम नहीं जा सकते थे, लेकिन हम उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिन्होंने सेंटिनरीज के साथ भी संपर्क किया, रंजीत सिंह दयाल और ऐसे और आदि के साथ, उसके समाचार भी हमने दिए और ये क्रम 95 तक चला। 95 के बाद प्रशासन की नीति में परिवर्तन आया और संपर्क अभियान बंद हो गया। सुना है कि अब हेलीकॉप्टर से उनकी मॉनिटरिंग होती है और अब तो जारवा लोग मुख्य धारा में आ चुके हैं, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दी गई है, कैंप बना दिए गए हैं, अब वो कपड़े पहनने लगे हैं, तो बहुत बदलाव आया है। लेकिन ये प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया। बीच में कई सेमिनार हुए, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुए यहाँ पर, जिसमें बार बार यही कहा गया है कि जारवाओं को उन्हीं की जीवन शैली के अनुरूप शिक्षित किया जाए, उनको बिल्डिंगों में ला करके न रखा जाए, जंगल में ही उनके आवास बनाए जाए, नेचर के बीच वो रहें और वहीं पढ़ें, वहीं शिक्षित हों। अब इस दिशा में प्रशासन जरूर काम कर रहा होगा और हमें आशा है कि आगे चल करके जारवाओं की आबादी बढ़ रही है, ये बहुत अच्छी बात है जी। सेंटिनली सुनामी में बहुत नुकसान हुआ और जो उनकी 150 से ज्यादा संख्या थी, अब बताते हैं कि सिर्फ 40 रह गए हैं। तो ये क्योंकि वो सेंटिनल आइलैंड फ्लैट आइलैंड है, जब सुनामी में 20 मीटर लहरें उठी तो वो बहा ले गई, तो उसमें नुकसान हुआ। तो इस तरीके से इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरे जगह जगह मुझे जाने का मौका मिला जी। और यहाँ का जो लोक जीवन है बहुत ही भोला, बहुत अच्छे लोग हैं और उनसे मिलने के बाद हमेशा लगातार बात करते रहने का मन करता है। और इतने इनोसेंट जिसको कहते हैं, ऐसे लोग और जगहों पर नहीं हैं। तो बहुत अनुभव अच्छा रहा यहाँ पर। और आकाशवाणी में रहते हुए यहाँ हमने कई प्रोग्राम शुरू किए और उसमें हमारी भूमिका रही। प्रोग्राम तो खैर हमारे महानिदेशालय के निर्देश पर होता है। तो अपने कार्यकाल के दौरान, मेरे कार्यकाल के दौरान समाचार वार्ता का कार्यक्रम शुरू हुआ और मैं खुद भी समाचार वार्ता लिखता था जी। यहाँ रहते हुए करीब 300 हमने समाचार वार्ताएं लिखी, जिसका प्रकाशन हुआ, जो प्रसारित हुई। और एक कार्यक्रम आमने सामने जो आज भी चलता है, उसका शुभारंभ मैंने किया था। और पहला जो इंटरव्यू है उस उपराज्यपाल का ईश्वरी प्रसाद गुप्ता जी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको मैंने इंटरव्यू किया था, प्रसारित हुआ। और उसके बाद से ये कार्यक्रम चल रहा है, आज भी जारी है। और सबसे अच्छी बात है कि आकाशवाणी यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा है। उसके बाद 2000 में मैं यहाँ से चला गया ट्रांसफ़र पर दिल्ली, और मुख्यालय में फिर 10 साल मैंने वहाँ सेवा की। उस दौरान मेरा प्रमोशन हो गया और मैं डिप्टी डायरेक्टर बन गया वहाँ जी। और वहाँ के टॉक यूनिट का मैं इंचार्ज था, जिसमें मिनिस्टर्स को सबको बुला के हम लोग इंटरव्यू कराते हैं जी। और 10 साल वहाँ रहने के बाद फिर यहाँ मेरी ज़रूरत पड़ी। मुख्यालय ने कहा एक बार फिर हो आइए। तो 2011 में मैं दोबारा फिर यहाँ आया और 2016 तक हमने यहाँ अपनी सेवाएं दी जी। उसी दौरान रिटायरमेंट से पहले संयुक्त निदेशक बने और अक्टूबर 2016 में मैं सेवानिवृत्त हुआ जी। तो दीप जी, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमें इतनी अच्छी कविता सुनाई, तो हम एक और कविता आपसे सुनना चाहेंगे। एक और गजल है जी, उसका मैं कुछ शेर सुनाता हूँ जी जी जी। मैं प्रेम बाग का परिंदा हूँ, मैं प्रेम बाग का परिंदा हूँ, फिर भी अब तलक जिंदा हूँ, फिर भी अब तलक जिंदा हूँ। आशियां जहां जलाए जाते हैं, मैं उसी गांव का बाशिंदा हूँ, मैं उसी गांव का बाशिंदा हूँ। ये संघर्ष पर आधारित गजल है जी। दोस्ती के मायने यूं बदले, दोस्ती के मायने यूं बदले, हकीकत जानकर शर्मिंदा हूँ, हकीकत जानकर शर्मिंदा हूँ। फना अंजाम से जो नहीं डरती, फना अंजाम से जो नहीं डरती, मैं उसी कौम का नुमाइंदा हूँ, मैं उसी कौम का नुमाइंदा हूँ।
जख्म के बदले जख्म दूं कैसे, गरीब नवाज का मैं बंदा हूँ, गरीब नवाज का मैं बंदा हूँ। दीप जी, जैसे कि अब वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम को वाइंड अप करने का, तो हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे द्वीपवासियों को क्या संदेश देंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जी में एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो रही है युवाओं में हताशा की, और उसका परिणाम होता है कि सबसे ज्यादा आत्महत्याएं अंडमान निकोबार में होती हैं। जी संस्कार की जो प्रक्रिया है अब जिस रूप में है उसको बदलने की जरूरत है। माताओं पिताओं के ऊपर जिम्मेवारी है कि वो अपनी औलादों को इस तरह से संस्कारित करें कि वे सुविधाभोगी न बन करके श्रमजीवी, कर्मजीवी और साहसी और सत्यनिष्ठ बने, और संघर्ष से न घबराएं। सिर्फ आराम तलबी से आप जीवन का संघर्ष नहीं कर सकते, चाहे किसी क्षेत्र में हो, सरकारी सेवा में हो। तो हमारा यही कहना है कि यहाँ के नौजवान साथी कर्मठ बने, श्रमशील बने, निडर बने, और कर्म के प्रति निष्ठा, डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम के प्रति निष्ठा रखें। किसी काम को करने में शर्म नहीं होनी चाहिए। एक झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक डायरेक्टर, एक ऊंचे पद पर बैठा अधिकारी। इसलिए सभी की देश के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका है। मुझे पूरी आशा है कि हमारे द्वीपवासी इस बात को अंगीकार करेंगे। चलते चलते एक 4 लाइन मैं और आपको सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। जी जरूर। ये नौजवानों के लिए ही है एक तरह से। होने लगी सच की तरह तकरीर झूठ पर बहुत ज्यादा तकरीर होती है। ऐसी बातों पर हम एतबार क्यों करें, नौजवानों से कह रहे हैं। होने लगी सच की तरह तकरीर झूठ पर, ऐसी बातों पर हम एतबार क्यों करें। वो धर्म की दुहाई दे हत्याएं कर रहा, वो धर्म की दुहाई दे हत्याएं कर रहा, बदले की आग में झुलस हम वार क्यों करें, बदले की आग में झुलस हम वार क्यों करें। सदियों में मयस्सर हुए जो प्रेम के धागे, उनसे बुनी चादर को तार तार क्यों करें, उनसे बुनी चादर को तार तार क्यों करें। माना कि बेहयाई आज बन गई फैशन, ऐसे दिलबरों से आंखें हम चार क्यों करें, ऐसे दिलबरों से आंखें हम चार क्यों करें। नफरत का तेल दीप में जो डाल रहे हैं, नफरत का तेल दीप में जो डाल रहे हैं, ऐसे लोगों का दरवाजे पर सत्कार क्यों करें, ऐसे लोगों का दरवाजे पर सत्कार क्यों करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने हमें अवसर दिया, यहाँ बुलाया, उसके लिए हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीप जी। दीप जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम अपनी पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये संदेश सुनकर हमारे द्वीपवासी इससे ज़रूर कुछ शिक्षा लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। यादों के झरोकों से इस कार्यक्रम की ये कड़ी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में एक नए अतिथि के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।